ये सब क्या हो गया जी? आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमारे ही साथ यह सब क्यों हो रहा है? और आप और कर लो भलाई। माधव के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया? उसे इतना सारा राशन उसके घर पर जाकर देकर आ गए। बदले में उसने क्या किया? उसने आपको झूठ इल्जाम में फंसा दिया। वह तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा रमा कि माधव ने ऐसा क्यों किया। वह इतना एहसान फरामोश निकलेगा यह मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकता। अब मेरे पास दुकान बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। मेरी बातों पर कोई यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है। रमा, तुम्हारे पास थोड़े बहुत गहने हैं ना? वह मुझे दे दो। मैं उन्हें बेच कर आता हूँ और इस दुकानन को भी बेच डालता हूँ, तो शायद मैं रामलाल जी के पैसे लौटा सकूं। जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो अपने गहने क्यों दूं और हम दुकान क्यों बेचेंगे? रमा, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं पूरी तरह से फंस चुका हूँ। अगर ईश्वर की यही मर्जी है तो यही सही। शायद मेरे ही कोई कर्म खराब रहे होंगे जिसकी सजा मुझे मिल रही है। फिर रमा शाम को गहने दे देती है। शाम उन गहने को बेचकर पैसे लेकर आता है और अपनी दुकान भी बेच देता है और रामलाल को पैसे दे देता है। ये हुई ना बात। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। खुद को बहुत होशियार समझता था ना। अब क्या हुआ? निकल गई सारी हेकड़ी। अब शाम गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। उसे इस बार अच्छा सबक मिला। अब मैं फिर से अपनी दुकान चालू करूंगा और अब गांव वालों को मजबूरन मेरे ही पास आना होगा। धन्यवाद माधव, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अगर तुम ना होते तो यह सब मेरे लिए नामुमकिन था, क्योंकि मेरी बातों पर तो कोई यकीन ही नहीं करता। मैंने ये सब धन्यवाद सुनने के लिए नहीं किया है। हमारे बीच जो सौदा हुआ है वह याद है या भूल गए? अरे बिल्कुल याद है। ये लो, जैसा कि मैं तुमसे वादा किया था, इसमें पूरी रकम है। ठीक है बंसी, अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे यह बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहने चाहिए। अगर तुमने मुंह खोलने की कोशिश की तो मैं तो जाऊंगा ही, साथ में तुम्हें भी ले जाऊंगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अरे हाँ बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। और तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मुझे तो बस पैसे चाहिए थे और कुछ नहीं। मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। यहाँ शाम और उसकी पत्नी बहुत परेशान होकर बैठे होते हैं। ये क्या हो गया जी? अब तो हमारे पास कुछ न रहा। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? दुकान है, हमारे जीने का सहारा थी। चिंता मत करो रमा, जिसने यह सब कुछ किया है ठीक भी वही करेगा। ईश्वर पर भरोसा रखो। कभी कभी बुरे दिन भी हमारे अच्छे के लिए ही आते हैं, क्योंकि बुरे दिन में वह सबक देती है जो हम अच्छे दिन में नहीं दे पाते। बुरे दिन आने पर ही अपने और पराये का फर्क समझ में आता है। अब माधव की ही बात देख लो और गांव वालों की भी। जब हमारा अच्छा समय चल रहा था तो सब कुछ कितना अच्छा था, सब प्यार से बात करते थे। और जब बुरा समय आया तो मुझे माधव की असलियत का भी पता चल गया। माधव को मैं आज तक पहचान न सका। लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर रात आई है तो सवेरा भी जरूर आएगा। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? इस बारे में कुछ सोचा है? तुम चिंता मत करो, मैं कल ही जमींदार के पास काम मांगने जाता हूँ। जब तक थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा नहीं हो जाते और हमारी दुकान फिर से खड़ी नहीं हो जाती, तब तक मैं मजदूरी करूँगा। और दूसरे दिन शाम जमींदार के पास काम मांगने जाता है। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। ऐसा मत करिए जमींदार जी, आपके पास तो कितने सारे मजदूर काम करते हैं। मुझे भी कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, और आप मुझे जितनी तनख्वाह देंगे मुझे मंजूर है। तुझे तो मैं मुफ्त में भी अपने यहाँ काम पर ना रखूं, और तू तनख्वाह की बात कर रहा है। सारा गांव जानता है कि तूने क्या किया है। अरे तुझे तो शर्म से कहीं जाकर मर जाना चाहिए था, और तू सर उठाए मेरे घर काम मांगने आ गया। तुझे क्या लगा मैं तुझे काम दे दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। तुझे अपने यहाँ काम पर रखना मतलब चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी देना। पता नहीं तू कब मेरा घर भी साफ कर दे। तेरा क्या भरोसा। जमींदार जी,
मैंने वैसा कुछ नहीं किया है। आप लोग मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया है। ये बात तो तेरे बचपन के दोस्त ने ही साबित कर दी कि तू कैसा है। अब यहाँ मेरे सामने नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तेरे कर्मों की सजा है, जो आज तुझे 2 वक्त की रोटी के लिए भी भीख मांगने की जरूरत पड़ रही है, और तुझ जैसे नीच आदमी को तो वक्त की रोटी भी ना दूं। चल निकल यहाँ से, मेरे पास कोई काम नहीं है। ये सारी बातें सुन श्याम को बहुत बुरा लगता है। वह उदास होकर घर चला जाता है और यहाँ रमा एक औरत से सब्जी खरीद रही होती है। तभी वह औरत उसे बोलती है, अरे सुन, तुम्हारा झोला तो दिखाना, कहीं तुमने मेरी सब्जी तो नहीं चुरा ली। ये क्या बोल रही है? मैं भला तुम्हारी सब्जी क्यों चुराऊंगी? मैं यहाँ सब्जी खरीदने आई हूँ, चुराने नहीं। अरे तुम जैसे लोगों का क्या भरोसा, खिलाई से भोले भाले दिखने वाले लोग ही चोर होते हैं। सारे गांव को पता है कि तुम्हारे पति ने क्या किया है। जरूर तुम दोनों ने ही यह साजिश की होगी, तू भी इस बात में शामिल होगी। अगर तुम दोनों मिलकर सोने के गहने चुरा सकते हो तो यह सब्जी तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। वही मैं सोचूं, आजकल मेरी सब्जी मुझे कम क्यों लग रही है। जरूर तू ही मेरी सब्जियां चुराती होगी और पता भी नहीं चलने देती। सब्जियां खरीदने के बहाने यहाँ आती हो, 1-2 सब्जी खरीद कर ले जाती हो और बाकी चुरा कर ले जाती होगी। आज के बाद मेरे पास सब्जी लेने मत आना। ये सारी बातें सुन रमा को बहुत बुरा लगता है। निराश होकर घर की ओर निकल पड़ती है। कहाँ गई थी रमा? और तुमने घर भी खुला ही छोड़ रखा था। हमारे घर में है ही क्या जो कोई चुरा सके? बंद रखो चाहे खुला रखो, क्या फर्क पड़ता है? बहुत गुस्से में लग रही हो। कोई बात हुई है? तुम कहाँ गई थी? टमाटर खत्म हो गए थे, सोचा सब्जी वाले के पास जाकर थोड़े टमाटर ले आऊं, लेकिन उसने मेरी बहुत बेइज्जती की और मैं कुछ न बोल सकी। यहाँ तक कि उसने मुझे सब्जी देने से मना कर दिया। अब उसे भी यह लगने लगा है कि मैं उसकी सब्जियां रोज चुराती थी। आप सोच भी नहीं सकते कि यह सारी बातें सुन मेरे दिल पर क्या बीती होगी। मैं जानता हूँ रमा, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे भी यही महसूस हो रहा है। मैं जमींदार के यहाँ काम मांगने गया था, उन्होंने भी मुझे काम देने से मना कर दिया और ऊपर से 4 बातें सुनाए वह अलग। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि उसने मुझे क्या कुछ नहीं कहा। दोनों पति पत्नी निराश होकर बैठे होते हैं और इधर बंसी सरपंच जी से बात करके फिर से अपनी दुकान चालू करता है। एक दिन बंसी की पत्नी उसके दुकान पर आकर बोलती है, सुनिए जी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, दे दीजिए, मैं बाजार जा रही हूँ। मुझे एक साड़ी बहुत पसंद आई है, मुझे वह खरीदनी है। अरे हाँ मालती, क्यों नहीं, जो मन में आए वह खरीदो। अब हमें किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। हमारी दुकान तो बहुत अच्छे से चल रही है। अच्छे से क्यों नहीं चलेगी? आपने इन गांवों के लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मानना पड़ेगा आपके दिमाग को। क्या चल चली है आपने तो उसे शाम के करीबी दोस्त माधव को भी उसके खिलाफ कर दिया, और तो और वह मान भी गया। अरे मालती, उसने यह सब कुछ पैसे के लिए किया है। उसने मुझसे नगद लिए हैं। उसने यह सब कुछ मुफ्त में नहीं किया है और ना ही मुझ पर कोई एहसान किया है। और हाँ, तुम भी क्या ये सब बातें यहाँ दुकान में लेकर बैठ गई? कोई सुन लेगा। तुम पैसे लो और जाओ यहाँ से। ये सारी बातें बंसी का नौकर सुन लेता है और फिर अगले दिन, श्याम, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अरे तुम तो बंसी के यहाँ काम करते हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो श्याम, मैं तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बताने आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम बेकसूर हो, तुमने कुछ नहीं किया है। यह तो मुझे तब पता चला जब बंसी और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। श्याम, माधव ने यह सब कुछ पैसों के लिए किया था। उसके लिए बंसी ने उसे पैसे दिए थे और तुम्हारे खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए कहा था। बंसी ने तुम्हें जानबूझकर फंसाया है। मैं जानता था ये सब बंसी ने ही किया है। इसमें तो कोई शक नहीं कि बंसी मुझे बदला ले रहा है। तुम चिंता मत करो श्याम, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगा। मेरे पास एक तरकीब है। अगर तुम जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो तो तुम्हारी खोई हुई इज्जत वापस आ सकती है और तुम्हारे ऊपर लगे झूठे इल्जाम भी हट जाएंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? लेकिन यह सब होगा कैसे? फिर बंसी का नौकर शाम को सारी बातें बताता है। फिर 2 दिन बाद
उस गांव के जमींदार के घर चोरी हो जाती है। जमींदार अपने नौकर से बात कर रहा होता है, तभी बंसी का नौकर वहां जाकर जमींदार से बोलता है। जमींदार जी, यह चोरी आपके किसी नौकर ने नहीं बंसी ने की है। इस बात का गवाह मैं खुद हूँ। मैं बंसी के यहाँ काम करता हूँ। रात को दोनों के पति पत्नी चुपके से कहीं गए थे और वापस आने के बाद पैसे गिन रहे थे। दरअसल मुझे उनकी बातें सुनकर उन पर शक था। वह 2-3 दिन से आपके ही बारे में कुछ बात कर रहे थे, इसलिए मैंने उनका पीछा किया। जमींदार सरपंच के पास जाता है और बंसी को वहां बुलाया जाता है। ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भला मैं ये क्यों चोरी करूंगा? मुझे तो लगता है जरूर ये काम हमारे गांव के कर शाम ने ही किया होगा। आप उसे यहाँ बुलाएं और इस बार उसे धक्के देकर इस गांव से बाहर निकालिए। बस करो बंसी, और कितना झूठ बोलेंगे? तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। सरपंच जी ये झूठ बोल रहा है। इसने सब कुछ किया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वह रामू झूठ बोल रहा है। रामू, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाता है उसमें ही छेद करता है। सच बोलने में कैसे शर्म बंसी? तुमने मुझे काम दिया, लेकिन मैं झूठे और मक्कार आदमी के साथ काम नहीं करना चाहता। मैं तब तुम्हारी असलियत नहीं जानता था, लेकिन अब जान चुका हूँ। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम जैसे नीच आदमी के साथ कभी काम नहीं करता। रामू के बच्चे, मेरा नौकर होकर तुम मुझसे ऐसी ऊंची आवाज में बात कर रहा है। जरूर तुझे शाम ने पैसे दिए होंगे, इसलिए तेरी जवान कैंची की तरह चल रही है। भला शाम मुझे पैसे क्यों देगा? उसके खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं। वह मुझे पैसे कहाँ से देगा? तुम अपने आप को बचाने के लिए झूठी कहानी मत बनाओ। यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुमने ही चोरी की है। झूठ, झूठ, सरासर झूठ। सरपंच जी, ये झूठ बोल रहा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि क्या हुआ है। उस शाम ने उसे बदला लेने के लिए मेरे साथ वही किया है जो मैंने उसके साथ किया था। उसने जरूर इस रामू के बच्चे को पैसे दिए होंगे, जैसा कि मैंने माधव को दिए थे। माधव ने मुझे पैसे लेकर झूठी गवाही दी थी, जबकि माधव तो बंसी का बचपन का दोस्त था, उसका करीबी था। यह तो फिर भी मेरा नौकर है। जब माधव पैसों के लिए बिक सकता है तो ये नौकर क्यों नहीं बिक सकता? जरूर इसने शाम से कुछ न कुछ जरूर लिया है, इसलिए मेरे खिलाफ झूठी गवाही दे रहा है। ये सारी बातें सुन सभी लोग हैरानी से और गुस्से से बंसी को देखने लगते हैं। देखा बंसी, आखिर सच तुम्हारे जुबान पर आ ही गया। सरपंची, मुझे नहीं लगता इसके बाद और कुछ कहने और सोचने के लिए बचा है। दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।